इस बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बन गए हैं। यानी जितने जरूरी काम थे सब हो गए हैं, लेकिन अभी भी सबसे जरूरी काम ये है कि सरकार की मजबूती और स्थिरता वो कैसे बनी रहेगी और एनडीए कब तक एक साथ बना रहेगा। जी हाँ, ये सवाल आज मैं इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि अब जो खबरें आ रही है उनसे पता चल रहा है कि एनडीए में दरार पड़ने की शुरुआत हो चुकी है और ये शुरुआत दिख रही है महाराष्ट्र से, ये शुरुआत दिख रही है बिहार से। दोनों ही राज्य काफी अहम हैं एनडीए के लिए क्योंकि इन दोनों राज्यों में बीजेपी ने सत्ता हथियाई है। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में पहले महाविकास अघाड़ी की सरकार थी जहां एनसीपी और शिवसेना में फूट डालकर बीजेपी ने वहां पर अपनी सत्ता हासिल की और इसी तरह बिहार में जहां आरजेडी के साथ जेडीयू सरकार में थी, लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार को किस तरह तोड़कर बीजेपी में अपने साथी बना लिया, एनडीए का साथी बना लिया और उसके बाद वहां पर अब बीजेपी सत्ता में आ गई है। लेकिन क्या बिहार की सत्ता बनी रहेगी? क्या महाराष्ट्र में जब अभी जो 2-2.5 महीनों बाद चुनाव होने हैं उसमें क्या एनडीए बना रहेगा? ये अभी अहम सवाल उठ रहे हैं क्योंकि दोनों राज्यों से ऐसी खबरें आ रही हैं जिनसे पता चल रहा है कि वहां के नेता जो नेतृत्व है एनडीए का उससे खुश नहीं है और उनके बयान इस तरह से आ रहे हैं कि उनमें आपसी सिरफटौवल दिखाई दे रही है। जी हाँ, महाराष्ट्र में एनसीपी को लेकर शरद पवार ने बड़ा दावा किया है कि अजित पवार गुट के कई विधायक, कई सांसद जो हैं, मतलब अजित पवार के तो खैर एक ही सांसद हैं, लेकिन बहुत से विधायक उनके संपर्क में हैं, बहुत से नेता उनके संपर्क में हैं और शरद पवार ने ये कह दिया है कि कुछ लोगों को छोड़कर वो बाकी को अपना वापस शामिल करवा लेंगे, यानी उनकी घर वापसी हो सकती है। इससे अजित पवार पहले ही परेशान थे क्योंकि बीजेपी बार बार इस बात का ठीकरा फोड़ रही है अजित पवार पर कि उनके कारण बीजेपी को भी महाराष्ट्र में नुकसान हुआ है। ये बात बीजेपी के अंदर खाने काफी तेजी से फैल रही है। वहीं बिहार से संजय पासवान ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये कह दिया है कि अगर नीतीश कुमार नहीं होते तो बिहार में बीजेपी को 0 सीटें मिलती, मतलब बीजेपी का वहां पर कोई आधार नहीं है। ये बात खुद उसके नेता संजय पासवान कह रहे हैं। वहीं बीजेपी के दूसरे नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने ये कह दिया है कि अब बिहार में एनडीए का जो सारा नेतृत्व है वो बीजेपी के पास में आना चाहिए। यानी अब तक अगर जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में है तो अब बीजेपी को बड़े भाई की भूमिका में आना चाहिए और अगला मुख्यमंत्री भी बीजेपी का ही होना चाहिए। ये सारे बयान जो हैं ये बहुत हल्के में नहीं लिए जा सकते क्योंकि इनसे पता चल रहा है कि बीजेपी के अंदर अब सत्ता पर हावी होने की लालसा और कितनी बढ़ती जा रही है और जो उसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जो वो अपने ही साथियों को तोड़ देती है या जिसका साथ वो लेती है उसको ही आखिर में खत्म कर देती है, ये बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और बीजेपी इसी पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या एनडीए में अब जो उसके साथी हैं क्या वो बीजेपी की इस आदत को स्वीकार करेंगे या इससे पहले ही बीजेपी का साथ छोड़ देंगे? बीजेपी का साथ छोड़ने का मतलब है एनडीए में दरार पड़ना, और जब एनडीए में राज्यों में दरार पड़ेगी तो उसका केंद्र पर क्या असर रहेगा? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे खरी। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे ऑनलाइन एडिटर अमरेंदु उपाध्याय जी। अमरेंदु जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। अमरेंदु जी, बिहार से जो खबरें आ रही है और महाराष्ट्र से जो खबरें आ रही हैं, ये दोनों राज्य काफी अहम है क्योंकि इन दोनों राज्यों में बीजेपी किस तरह से सत्ता में आई ये पिछले 2-3 सालों की कहानी है और ये हम लोग देख रहे हैं कि लगातार बीजेपी ने किस तरह वहां पर अपने पैर जमाने की कोशिश की क्योंकि जनता ने उसको नकार दिया था, लेकिन फिर भी पिछले दरवाजे से सत्ता में हावी होने की जो आदत रही है बीजेपी की, उसने महाराष्ट्र में भी वही आदत दिखाई, उसने बिहार में भी वही आदत दिखाई। लेकिन क्या अब बीजेपी के नेता और एनडीए के जो दूसरे साथी हैं क्या वो बीजेपी की इस आदत को बर्दाश्त करेंगे, खासकर तब जबकि उनको अब ये पता चल रहा है कि किस तरह से मोदी अपने अलावा किसी और को सत्ता में देखना ही नहीं चाहते हैं। आज जब राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ अमरेंदु जी, तो उसमें भी राष्ट्रपति ने एक ही जो बात कही कि ये एक स्थिर और पूर्ण बहुमत वाली सरकार उन्होंने कहा, मतलब ये उन्होंने ये कहा कि जनता ने ये विश्वास दिखाया है, कुछ इस तरह की बात उन्होंने कही और जिस पर विपक्ष ने हल्ला भी मचाया। सवाल ये है कि पूर्ण बहुमत तो नहीं मिला बीजेपी को, एनडीए को भी जो पूर्ण बहुमत की बात कही जा रही है वो किस तरह से मिला है ये हम लोगों ने देखा है कि जब बीजेपी की सीटें कम हो गई और फिर ये पता चला कि हाँ ठीक है, अगर जेडीयू और टीडीपी अगर साथ आ जाते हैं तो फिर इतना नंबर हो सकता है कि वो बहुमत का आंकड़ा पार कर जाए। यानी ये जनता का आदेश नहीं था, ये बीजेपी की अपनी जो उसका फ्लोर मैनेजमेंट कहना चाहिए वो था, ये उसकी रणनीति थी कि उसने एनडीए को मजबूत उस तरह से बनाया और उसके बाद वो गठबंधन करके वो सत्ता में आई। ठीक है, उसको आप बहुमत की सरकार कह सकते हैं, लेकिन इधर जो राज्यों में चल रहा है उसके बाद सवाल ये उठता है
कि महाराष्ट्र और बिहार में बीजेपी की सत्ता पर क्या असर पड़ेगा और क्या असर होगा केंद्र की सत्ता पर? अमलेंदु जी। देखिए समिता जी, एक तो बिहार की जो राजनीति है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है, महाराष्ट्र में भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है, और एनडीए के अंदर जो है वो उठापटक काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है। नीतीश कुमार एक तरफ बताए जाते हैं कि वो चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव अभी करवा दिया जाए, और वो इसके लिए बीजेपी पे काफ़ी ज़्यादा दबाव बना रहे हैं, और स्पीकर पद को लेकर के उन्होंने समझौता भी बताया जाता है कि इसी शर्त पे किया है कि वहाँ विधानसभा में चुनाव करवाए जाएंगे। लेकिन चुनाव करवाए जाएंगे तो जेडीयू की स्थिति क्या होगी इस गठबंधन में, और बीजेपी की स्थिति क्या होगी, इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से कहा जाए वो उठापटक चल रही है दोनों दलों के बीच में। और अब एनडीए में केवल अब नीतीश कुमार ही नहीं है, बल्कि अब एक तरीके से कहा जाए वहाँ चिराग पासवान की पार्टी भी उसमें शामिल है, उनकी कुशवाहा की पार्टी जो है रालोसपा वो भी उसमें शामिल है। तो ये सारे दल जो है छोटे छोटे, ये भी अब उसमें रहेंगे और वो भी अपना अपना हिस्सा मांगेंगे। नीतीश कुमार की चाहत ये है कि जनता दल यू जो है वो बड़े भाई की भूमिका में रहे और ज़्यादा सीटों पे लड़े जनता दल यू। अब जो संजय पासवान जो है समिता जी, वो केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो अनुसूचित जाति का मोर्चा है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं और बिहार के बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो उनका ये वक्तव्य जो है ये साफ तौर पे ये जाहिर करता है कि नीतीश कुमार के लोग जो हैं एक तरीके से कहा जाए वो या तो बीजेपी के अंदर हैं या बीजेपी के अंदर इस बात की अब समझाइश लोगों को होने लगी है। उनको ये समझ में आने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी का बिहार में अस्तित्व नहीं है और नीतीश कुमार की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी को जो थोड़ी बहुत सीटें मिली हैं वो आई हैं। तो नीतीश कुमार अगर आरजेडी के साथ होते या इंडिया गठबंधन में होते तो वो क्लीन स्वीप वहाँ होता। इसका मतलब बीजेपी के लोगों को ये बात शर्मिष्ठा जी समझ में आने लगी है। अब ये बात अगर समझ में आ रही है शर्मिष्ठा जी, तो ये सीधे सीधे नरेंद्र मोदी को भी समझाने की कोशिश हो सकता है बीजेपी के नेताओं की कि महाराज आपका मामला अब खत्म हो चुका है और आपकी वजह से अब बिहार में कुछ नहीं होने वाला है या कहीं भी कुछ नहीं होने वाला है। आपके नाम पे वोट नहीं मिलते हैं, जो वोट मिले हैं वो नीतीश कुमार के नाम पे मिले हैं। तो अगर सरकार में बने रहना है बिहार में और केंद्र में भी सरकार चलानी है तो नीतीश कुमार के साथ झुक करके समझौता किया जाए, इस तरीके के संदेश देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से शुरू हो गई है। लेकिन जो बीजेपी का एक धड़ा है शर्मिष्ठा जी, जो शुरू से नीतीश कुमार का अंदरूनी तौर पर विरोध करता रहा है, वो अब जुट गया है कि नीतीश कुमार का कुछ नहीं हो, चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ला जाए और भारतीय जनता पार्टी के हाथ में कमान आए। अश्विनी चौबे उसी धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं या गिरिराज सिंह जो हैं जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी उसी धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इन लोगों की इच्छा ये है कि अब नीतीश कुमार के साथ जो है वो अगर समझौता हो भी तो भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में रहे और ये तय करके चुनाव लड़े कि मुख्यमंत्री जो है वो भारतीय जनता पार्टी का होगा। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के बाकी लोग हैं वो इस बात को समझ रहे हैं कि अगर ऐसा किया जाता है तो फिर सरकार किसी हाल में नहीं बननी है और फिर इंडिया गठबंधन वहाँ सरकार बना लेगा और केंद्र में भी उसके फिर दुष्प्रभाव होंगे, फिर नीतीश कुमार बिदक सकते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार की इस समय कहा जाए वो दोनों हाथों में लड्डू जो कहावत है वो है, अगर आप नीतीश कुमार की शर्तें मानते हैं तो ठीक है, वरना इंडिया गठबंधन उनको अपने साथ लेने के लिए तैयार है। उस इंडिया गठबंधन तो पहले से तैयार बैठा है कि नीतीश कुमार जब चाहे तब आ जाए और कह चुका है कि वो तो पलटू मार हैं, तो जब पलटी चाहे तब मार लें और हमारे दरवाजे खुले हुए उनके लिए। उनकी नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हैं, ये तो नीतीश कुमार के लिए अमित शाह ने कहा था और दरवाजे खोलने पड़े फिर नीतीश कुमार के लिए अमित शाह को। तो कुल मिलाकर के जो स्थितियां हैं उसमें इंडिया गठबंधन ने ये नहीं कहा कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हो गए हैं, बल्कि ये कहा तेजस्वी यादव ने भी, मीसा भारती ने भी कि वो तो हमारे चाचा हैं और चाचा जो है कोई फैसला ले सकते हैं पिछड़ों की राजनीति हित में, बिहार की राजनीतिक हित में। अब जिस तरीके से पप्पू यादव ने शपथ ली लोकसभा में शर्मिष्ठा जी, और उन्होंने जो सबसे पहले जो की कि जय बिहार और स्पेशल मतलब स्पेशल स्टेटस बिहार के लिए, ये एक तरीके से उन्होंने नीतीश कुमार के ऊपर दबाव बनाने का काम जो है पप्पू यादव ने भी वहां से किया शपथ लेते समय भी। यानी कि याद दिलाया नीतीश कुमार को कि महाराज आपने जो बीजेपी के साथ वायदे किए हैं या जो आपने समझौते किए हैं उसमें बिहार का स्पेशल राज्य का स्टेटस भी है। तो कुल मिलाकर के जो अंदरूनी राजनीति अब एनडीए की वहां चल रही है शर्मिष्ठा जी, उसमें बहुत चीज़ें दिलचस्प होती जा रही हैं और ये सिर्फ फुटअव्वल जो है वो विधानसभा चुनाव से पहले हो रही है। निश्चित तौर पर इसका असर केंद्र की सरकार पर भी पड़ेगा। अगर मान लीजिए मिलकर के चुनाव लड़ते भी हैं, अब जो परिस्थितियां दिख रही हैं, जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, उससे लगता ही है कि शायद मिलकर के चुनाव ये नहीं लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव। और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी को बहुत नुकसान होगा, उसका सीधा सीधा असर दिल्ली में पड़ेगा, केंद्र सरकार पर पड़ेगा। और मान लीजिए अगर मिलकर के चुनाव लड़ते भी हैं तो फिर नीतीश कुमार के सामने भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी का बिहार का एक बड़ा धड़ा जो है वो इस बात को स्वीकार कर पाएगा किस तरीके से, ये देखना है।
तो ये जो अंदरूनी राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की और जनता दल यू के साथ जो उसके संबंध है, ये काफ़ी कुछ जो वो तय करेगा बिहार के मामले में खासतौर से मित्रा जी। जी बिल्कुल, न केवल बिहार बल्कि केंद्र का भी जो सरकार का टिकना जो है वो एक तरह से नीतीश कुमार के हाथों में हो गया। और आपने बिल्कुल सही फरमाया कि वो उनके दोनों हाथों में लड्डू है, वो एक साथ दो जगहों की सत्ता के लिए एकदम अहम कार्ड जो है वो बन चुके हैं। और जैसे होता है ताश के 52 पत्ते, लेकिन एक जो अकेला जोकर जो है वो सारी बाजी पलट देता है, कुछ इसी किस्म का हाल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में तो अभी चुनाव अभी हुए हैं, तो अब वो 5 साल वहां की सत्ता चंद्रबाबू नायडू के हाथ में, और उनको बिहार की आंध्र प्रदेश की सत्ता में उनको कोई खतरा नहीं है, और केंद्र पर वो अपना दबाव जिस तरह से चाहे वो बना सकते हैं। तो क्योंकि केंद्र में टीडीपी का भी अहम रोल है मोदी को सत्ता में बैठाने पर। लेकिन बिहार में हमेशा ये सवाल उठता रहा था कि अगर जो अगले साल जो वहां चुनाव होने हैं और उसमें अगर नीतीश कुमार ने कुछ अपनी शर्तें रखी या वो अगर कुछ और आनाकानी करते हैं तो इसका नुकसान उनको बिहार में हो सकता है। लेकिन अब जो हालात बन रहे हैं उसमें नुकसान में दिख रहे हैं मोदी और नीतीश दिख रहे हैं बिल्कुल फायदे में। और ये जो संजय पासवान ने जो कुछ कहा अमलिंदु जी, वो मैं थोड़ा यहाँ बता देती हूँ। उन्होंने कहा एनडीए को जो जीत मिली है उसका पूरा श्रेय उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया, और कहा कि अगर एनडीए के साथ नीतीश कुमार नहीं होते तो बिहार में बीजेपी शून्य पर आउट हो जाती। और हमें ये कहने में गुरेज है, लेकिन यही सच्चाई है। मतलब वो ये मान रहे हैं कि ये दुख की बात है, लेकिन सच्चाई भी यही है, कड़वी सच्चाई है जिसको उन्होंने स्वीकार किया। और उन्होंने ये भी कहा कि इस बार के लोकसभा चुनाव में बिहार में धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं हुआ, और थोड़ा ही सही लेकिन तेजस्वी यादव की ताकत बढ़ी है, और इस चुनाव में निश्चित तौर पर जातियों का जुटान हुआ है। और परिणाम के बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं उसके अनुसार बिहार में एक तरफ तेजस्वी यादव और एक तरफ नीतीश कुमार की ताकत बढ़ी है। यानी चुनाव के पहले भी वो बता रहे हैं कि बीजेपी का वहां कोई आधार नहीं था, और चुनाव के बाद भी अगर बीजेपी की सीटें वहां पर आई हैं तो वो साफ साफ ये कह रहे हैं कि इसमें नीतीश कुमार की ताकत है, बीजेपी की कोई ताकत नहीं है। और जब इधर अश्विनी चौबे ये कह रहे हैं मतलब यहाँ पर एक और जेडीयू और बीजेपी के बीच में एक जो दरार दिख रही है, और दूसरी ओर बीजेपी के भीतर भी क्या माहौल है, क्योंकि अगर बीजेपी कमजोर हुई है तो जाहिर है उसका ठीकरा जो है वो प्रदेश अध्यक्ष पर फोड़ा जाएगा। और इसके लिए सम्राट चौधरी जो वहां उप मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए अश्विनी चौबे ने मतलब इशारों में जो बात कही, उन्होंने ये कहा कि बिहार प्रदेश अध्यक्ष भाजपा किसी को भी बनाए वो उसके साथ खड़े रहेंगे, मगर आयातित माल नहीं चलेगा। ये अश्विनी चौबे का कहना था कि आयातित लोगों को मंत्री, सांसद, विधायक बनाया, मगर राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष मूल रूप से उस विचारधारा का होना चाहिए जो विचारधारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्टी को दी है। ये कह रहे हैं अश्विनी चौबे। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया है कि अब अगला चुनाव जो होगा तो उसमें हमको बीजेपी का ही सीएम होना चाहिए और बीजेपी को ही एनडीए को लीड करना चाहिए। यानी वो अश्विनी चौबे ये मान रहे हैं कि अगले साल जब चुनाव होगा बिहार में तो उसमें जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन बना रहेगा, और बीजेपी इस गठबंधन को जीत मिलेगी और बीजेपी का सीएम बनेगा। वो इतने आशान्वित दिखाई दे रहे हैं। लेकिन संजय पासवान जो कह रहे हैं वो कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। और तीसरी ओर ये जो आयातित माल वाली जो बात बोल दी है अश्विनी चौबे ने, अब इसको सम्राट चौधरी किस तरह से लेंगे और क्या इसका असर होगा बीजेपी पर? क्या पहले से जो कमजोर दिख रही है बीजेपी बिहार में, क्या और टूटकर बिखर जाएगी अमलिंदु जी? देखिए समिता जी, बिहार में भारतीय जनता पार्टी में टूटन तो साफ देखी जा सकती है, और जिस तरीके से वहाँ गुटबाजी है उसको साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ज़बरदस्त तरीके से वहाँ बिहार में बीजेपी में गुटबाजी है। चाहे अश्विनी चौबे हो, चाहे गिरिराज सिंह हो, चाहे सम्राट चौधरी हो, चाहे विजय कुमार सिन्हा हो, ये सब अलग अलग धड़े का प्रतिनिधित्व करते हैं और सब खुद को जो है वो मुख्यमंत्री पद का दावेदार समझते हैं। कोई भी एक दूसरे से खुद को कम नहीं समझता है। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं ये निश्चित तौर पे ये समझा जाता है कि ये सब मुख्यमंत्री बनने के इच्छुक हैं, और मुख्यमंत्री बनने का इच्छुक होना कोई बुरी बात भी नहीं समझता जी। आदमी अगर राजनीति में आता है तो जाहिर सी बात है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर पहुंचना चाहता है, और जब वो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, राज्य में मंत्री रह चुके हैं या केंद्र में मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके अंदर इच्छाएं होंगी कि भाई हम भी जो है मुख्यमंत्री बने, कब तक उप मुख्यमंत्री रहेंगे या केंद्र में मंत्री रहेंगे। तो ये इच्छा हिलोरे मार सकती है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये उनकी व्यक्तिगत इच्छा हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस व्यक्तिगत इच्छा की पूर्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है ये चीज़ें बर्दाश्त कर पाने की स्थिति में है कि नहीं है?
क्या भारतीय जनता पार्टी वास्तव में इस स्थिति में है कि वो अपना मुख्यमंत्री बनवा पाएगी? सवाल यह है समिता जी, लेकिन जो असली स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की, वो संजय पासवान के बयान से साफ साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी की बिहार में असली स्थिति क्या है। ये बिहार में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब है, इस बात को हम नहीं कह रहे हैं, ना हमारा ये विश्लेषण, हम कह रहे हैं कि हमारा विश्लेषण, हम तो अपना विश्लेषण करेंगे, जो होगा वो करेंगे इन लोगों के बयान के आधार पर जो भी बातें आ रही हैं। संजय पासवान साफ तौर पे कह रहे हैं कि अगर जनता दल यू के साथ यानी नीतीश कुमार के साथ बीजेपी का गठबंधन नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी जीरो पर आ जाती। और इस बात को शर्मिष्ठा जी इससे समझाया जा सकता है कि जब नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल यानी इंडिया गठबंधन के साथ चले गए थे, महागठबंधन के साथ चले गए थे, तब भारतीय जनता पार्टी का दावा था कि वो 40 सीटें अकेले जीत लेगी, अकेले लड़के जीत लेगी। तब भारतीय जनता पार्टी का ये दावा था। तो अगर आपका ये दावा था आप अकेले 40 सीटें जीत लेंगे, तो आपने फिर नीतीश कुमार के लिए अपने दरवाजे क्यों खोले, जिन नीतीश कुमार के लिए कह दिया था अमित शाह ने कि नीतीश बाबू के लिए अब हमारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं। तो जो आपके दरवाजे हमेशा के लिए बंद थे वो आपने खोले। इसका मतलब ये साफ हो गया था शर्मिष्ठा जी कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को अच्छे तरीके से समझ रही थी कि बिहार में उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है और उसको किसी सहारे की आवश्यकता है। और नीतीश कुमार ने इस बात को समझा कि सहारा हमको इधर भी मिल सकता है, तो नीतीश कुमार उधर चले गए और अपनी ताकत नीतीश कुमार ने एक तरीके से दिखा दिए। तो आज वहाँ बड़े भाई की भूमिका में नीतीश कुमार ही हैं और अब नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव के लिए दबाव डालेंगे कि ज़्यादा सीटों पर जनता दल यू लड़ेगी और कम सीटों पर बीजेपी लड़ेगी। पिछली बार हुआ यह था कि बीजेपी ज़्यादा सीटों पर लड़ रही थी और जनता दल यू कम सीटों पर लड़ी थी, और जितनी सीटों पर लड़ी भी थी जनता दल यू उस पर बीजेपी ने चिराग पासवान के जरिए खेल कराने की कोशिश की थी, जनता दल यू को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। तो अब सतर्क हैं बहुत ज़्यादा नीतीश कुमार, हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही, और कब तक रहेंगे हम इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकते। इसकी गारंटी भी मुझे लगता है कि स्वयं नीतीश कुमार भी नहीं ले सकते कि वो कब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। तो हम कैसे कोई गारंटी ले लें कि वो कब तक साथ रहेंगे और कब तक साथ नहीं रहेंगे। तो लेकिन नीतीश कुमार बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, मजे हुए खिलाड़ी हैं। जाहिर सी बात है कि लगातार वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं और अल्पमत में उनकी पार्टी होती है और वो सरकार चला रहे होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई तो उनका राजनीतिक और रणनीतिक कौशल है जिसकी वजह से वो लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी की भी मजबूरी होती है कि उनको मुख्यमंत्री बना दे और राष्ट्रीय जनता दल की भी मजबूरी होती है कि उनको मुख्यमंत्री बना दे। तो ऐसे समीकरण बन जाते हैं। तो नीतीश कुमार के मतलब हाथ में जो है वो भाग्यांक, उनका जो मतलब भाग्य रेखा जो है बहुत ज़बरदस्त है। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं शर्मिष्ठा जी। लेकिन ये नीतीश कुमार की तो भाग्य रेखा अच्छी है, लेकिन क्या इस भाग्य रेखा से भारतीय जनता पार्टी की भाग्य रेखा बन रही है कि बिगड़ रही है, ये भारतीय जनता पार्टी को तय करना शर्मिष्ठा जी। क्योंकि जो बिहार की परिस्थितियां हैं उसमें साफ है, नीतीश कुमार अब दबाव बनाएंगे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि आप हमको ज़्यादा सीटें दीजिए, अभी चुनाव करवाइए अगर आपको सरकार चलानी है, वरना हम तो चले झोला उठा करके, हमारा क्या, हम तो कहीं भी चले जाएंगे। भतीजे हमारे तैयार बैठे हैं हमको लेने के लिए, भतीजे भतीजियाँ सब जो हैं कि चाचा आ जाओ लौट करके, जहाँ चाहो आपको यहाँ सम्मान मिलेगा। भतीजे भतीजियों ने कह दिया है। तो चाचा झोला उठा के कभी भी चल सकते हैं। तो चाचा का झोला अगर बचा के रखना है भारतीय जनता पार्टी को, और दिल्ली में और पटना में दोनों जगह सरकार में रहना है भारतीय जनता पार्टी को, तो नीतीश कुमार की शर्तें माननी होंगी। ये नीतीश कुमार ने एक तरीके से संकेत दे दिया है। डॉक्टर संजय पासवान ने जो कहा है शर्मिष्ठा जी, वो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को जो वस्तु स्थिति है उससे अवगत कराने का काम किया है। और ये भारतीय जनता पार्टी का ही एक बड़ा नेता जो है, जो मंत्री भी रह चुका है, जो अनुसूचित जाति मोर्चा जो है भारतीय जनता पार्टी का, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है और बड़ा नेता है भारतीय जनता पार्टी का, उसने वस्तु स्थिति से अवगत करा दिया है पार्टी नेतृत्व को कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है। तो ये अब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से नीतीश कुमार के साथ समझौते को आगे बढ़ाती है, या जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर आवाज़ें उठ रही हैं कि अलग लड़ना चाहिए या मुख्यमंत्री जो है वो भारतीय जनता पार्टी का होना चाहिए। तो अगर मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होना चाहिए तो फिर नीतीश कुमार के साथ तो समझौता नहीं हो सकता भारतीय जनता पार्टी का। फिर अपना मुख्यमंत्री बना लो फिर, अगर तुमको बनाना है। नीतीश कुमार ये संकेत देना चाहते हैं एक तरीके से शर्मिष्ठा जी कि अगर आपको अपना मुख्यमंत्री बनाना है तो ठीक है, हम चलते हैं दूसरी रास्ते पर, आप बना लीजिए अपना मुख्यमंत्री और फिर दिल्ली में भी आप अपनी सरकार चला लीजिए। तो ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है शर्मिष्ठा जी, यानी संदेशों से खेती हो रही है। नीतीश कुमार संदेशे भेज के खेती करवा रहे हैं जनता दल यू के पक्ष में, ये अच्छे तरीके से समझा सकता है। लेकिन इसके जरिए जो है भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी लड़ाई किस तरीके से सतह पर आ रही है ये समझा सकता है। अश्विनी चौबे का ये कहना कि आयातित नहीं चलेगा, आयातित का मतलब सीधा सीधा उनका निशाना सम्राट चौधरी के ऊपर है, क्योंकि सम्राट चौधरी राष्ट्रीय जनता दल के नेता रहे शकुनी चौधरी के बेटे बताए जाते हैं। तो उनके बेटे हैं वो तो बाहर से आए हुए हैं और आरजेडी में शायद रहे भी हैं वो, या जनता दल में पता नहीं कहाँ रहे, जो भी रहे होंगे।
तो वो है तो आए हुए बाहर से हैं। तो अब अश्विनी चौबे का ये कहना है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी और जाने क्या क्या मुखर्जी बता रहे हैं, तो अगर अश्विनी चौबे ये शर्तें लगाएंगे सम्राट चौधरी वाली, तो फिर योगी आदित्यनाथ भी भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहेंगे, फिर तो हेमंत विश्व शर्मा भी भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहेंगे, उनको भी हटाओ, योगी आदित्यनाथ को भी हटाओ, फिर तो ये सारी चीज़ें उठने लग जाएंगी भारतीय जनता पार्टी की। जहाँ जहाँ मुख्यमंत्री हैं, वो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं मानिक साहा, उनको भी हटाओ, फिर वहाँ भी कोई श्यामा प्रसाद मुखर्जी का चेला लेकर के आओ। तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चेले जो है सर मित्रा जी, लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की गले की हड्डी बनते जा रहे हैं। मोदी जी तो बताइए कहाँ उसको कांग्रेस युक्त बनाते चले जा रहे हैं पूरी भारतीय जनता पार्टी को, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा मोदी जी ने भानुमति का कुनवा जोड़ा भारतीय जनता पार्टी में करते चले जा रहे हैं सब ला करके। और ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चेले जो हैं ये कह रहे हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी का चेला ही मुख्यमंत्री को बनाओ। तो भाई ठीक है, अगर इतनी ज़्यादा आपकी ताकतवर पार्टी है तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चेलों को ही सब जगह बना दो मुख्यमंत्री, जीत दो सारा हिंदुस्तान। मोदी जी भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चेले नहीं है, बताया जाता है उनके पिता भी शायद कांग्रेस में रहे थे कभी, अब पता नहीं रहे थे कि नहीं रहे। मोदी जी के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सी दंत कथाएं हैं, पता नहीं क्या क्या सच है क्या क्या झूठ है, मालूम नहीं पड़ता है कि वो क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन बताया जाता है कि उनके पिता भी शायद कभी कांग्रेस में रहे थे। अब ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं शर्मिष्ठा जी। तो कुल मिला के जो खासतौर से बिहार की परिस्थितियाँ हैं वो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कब्जे से शायद बाहर होती जा रही हैं। और भारतीय होता शर्मिष्ठा जी ये कि इस तरीके की जब डिसेंट स्वर जो मतलब विभिन्न स्वर किसी भी पार्टी के अंदर उठना शुरू होते हैं, ये उसी स्थिति में होते हैं कि जब आपका ज़मीन का कार्यकर्ता या आपके क्षेत्रीय क्षत्रप ये समझ लेते हैं कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो है उसके अंदर अब क्षमता नहीं रही है चुनाव जिताने की, तब ये फिर क्षेत्रीय क्षत्रप इस तरीके से उठाना शुरू करते हैं। अब चाहे सम्राट चौधरी कुछ बोलें, चाहे संजय पासवान कुछ बोलें, विजय कुमार सिन्हा चाहे कुछ बोलें, और चाहे जो है वो अश्विनी चौबे कुछ बोलें, ये जो विभिन्न स्वर सुनाई पड़ रहे हैं तो ये इस बात का संकेत दे रहे हैं कि इनको ये समझ में आ गया है कि नरेंद्र मोदी की क्षमता अब चुनाव जिताने की समाप्त हो चुकी है। नरेंद्र मोदी में कोई भी चुनाव जिताने की क्षमता नहीं है, इसलिए इस तरीके की सारी बातें आ रही हैं शर्मिष्ठा जी। बिहार का परिदृश्य जो है भारतीय जनता पार्टी का वो पूरी तरीके से ये साबित करता है कि नरेंद्र मोदी एक कमज़ोर एक तरीके से कहा जाए हाईकमान भारतीय जनता पार्टी के अब साबित हो रहे हैं, क्योंकि ये इस तरह के विभिन्न स्वर जो हैं ये इसीलिए आ रहे हैं कि जो वो सब जान चुके हैं नरेंद्र मोदी अब कमजोर हैं शर्मिष्ठा जी। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी की कमजोरी इस तरह से सामने आएगी ये तो खुद मोदी जी ने भी नहीं सोचा होगा, लेकिन डॉक्टर संजय पासवान ने बिल्कुल आईना दिखाने का काम जो है वो कर दिया है। और उसके बाद रही सही कसर अश्विनी चौबे ने कर दी। और जो आयातित माल वाली जो बात वो बोल रहे हैं, अगर उस हिसाब से चलेंगे हम तो मेरा ख्याल है आधी बीजेपी खाली हो जाएगी, क्योंकि न जाने कितने नेताओं को मतलब 10 सालों में बीजेपी ने अपने पुराने नेताओं को हाशिए पर रखा और दूसरी पार्टी से तोड़े हुए नेता ही तो बीजेपी की शोभा बढ़ाते रहे हैं और सरकार में बने रहे हैं। मतलब ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने असल में मोदी और शाह की बीजेपी जो है वो एक्चुअल बीजेपी है ही नहीं, क्योंकि असली बीजेपी जिसका जिक्र जो है अश्विनी चौबे ने किया, और ये जो इसमें उन्होंने न केवल श्यामा प्रसाद मुखर्जी बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र करके भी ये बता दिया कि उनके जमाने के जो लोग थे वो किस तरह से किनारे कर दिए गए। और उदाहरण तो हमारे सामने मौजूद ही है, चाहे अडवाणी जी, भले ही उनको बाद में आप भारत रत्न देकर आपने सम्मानित करने की कोशिश की, या यशवंत सिन्हा, वो तो अलग ही हो गए। अभी इन चुनाव में जिस तरह से डॉक्टर हर्षवर्धन ने पार्टी मतलब उन्होंने ये सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, और ऐसी बहुत सारी चीजें जो है वो लगातार सामने आ रही है कि बीजेपी के पुराने नेता या जिसकी बात अगर अश्विनी चौबे जिनकी ओर इशारा कर रहे हैं वो लोग दुखी हैं इस मोदी शाह वाली राजनीति से। लेकिन मोदी शाह खुश है कि उनको तीसरी बार सत्ता मिल गई जैसा वो चाह रहे थे। लेकिन अब सवाल यही है कि ये सत्ता आखिर कब तक बनी रहेगी, क्योंकि जो हाल है बिहार का जो हाल है उससे ये पता चल रहा है कि दिल्ली का हाल भी बहुत जल्द बुरा होने वाला है या हो सकता है। अभी अगर अश्विनी चौबे ये कह रहे हैं कि अगले चुनाव में हम एनडीए को मतलब बीजेपी को लीड करना चाहिए और हमें अपने दम पे चुनाव लड़ना होगा, और दूसरी ओर उनके पार्टी के नेता बता रहे हैं कि आपके पास तो दम ही नहीं है, अगर आप नीतीश कुमार नहीं होते तो हमें 0 सीटें मिलती, ये वो बता रहे हैं। और अब इधर जेडीयू के जो राज्यसभा सांसद है संजय झा, उन्होंने भी ये बोल दिया है कि बिहार में एनडीए का मतलब है नीतीश कुमार, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये उन्होंने कहा है। जबकि अभी जो लोकसभा चुनाव इसके जो नतीजे आए थे उसमें राज्य के उप मुख्यमंत्री यानी जो सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, इन दोनों ने भी ये कहा था कि 2025 का चुनाव जो है वो हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। यानी ये दोनों भी वहां मान के चल रहे हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। और बिल्कुल सही बात है, अगर नीतीश कुमार को बिहार की सत्ता से या मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी होती तो वो क्यों बीजेपी का साथ देते। वो तो गए ही इसीलिए कि उनकी कुर्सी भी बची रहे और वो केंद्र में भी उनको थोड़ी बहुत हिस्सेदारी मिल जाए।
वो नीतीश कुमार गए ही इसीलिए थे क्योंकि उन्हें शायद ये एहसास हो गया था कि अगर मैं इंडिया गठबंधन से अलग हो जाऊंगा तो यहाँ पर बीजेपी को थोड़ी जीत मिल जाएगी और इंडिया गठबंधन पिछड़ जाएगा। अगर तेजस्वी यादव के साथ वो मिले होते तो शायद कोई और कमाल हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजनीति में यही सब तो खेल चलते रहते हैं, लेकिन अब आगे क्या खेल होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव ने विधानसभा में जो विश्वास मत पर बात हो रही थी तब उन्होंने ये कहा था कि मोदी जी आप इस बात की गारंटी ले लीजिए कि हमारे चाचा पलटेंगे नहीं। अब यानी यहाँ पर फिर से मोदी जी के पाले में गेंद है कि वो अब इस बात की गारंटी दे पाते हैं कि नहीं, क्योंकि हालात यही बन रहे हैं कि नीतीश कुमार अब कभी भी पलटी मार सकते हैं। जो कुछ बयान आ रहे हैं अभी बिहार से, उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि आने वाले वक्त में यही बयान जो है ये बताएंगे कि कितना बड़ा खेल बिहार में होने जा रहा है। इधर अमलेंदु जी दूसरा खेल हो रहा है महाराष्ट्र में, जहां पर एक जब से 4 जून के बाद से यानी नतीजों के बाद से बार बार ये उंगलियां उठी अजीत पवार पर कि इनके कारण बीजेपी को नुकसान हुआ। अजीत पवार खुद तो जीत नहीं पाए, मतलब अपनी पत्नी को नहीं जिता पाए, उनके सांसदों मतलब जो प्रत्याशियों में केवल एक सुनील तटकरे वो जीत कर आए, बाकी लोगों को हार मिली। उसके बाद भी वो अभी बने हुए एनडीए में इस उम्मीद पर कि कुछ उनको अच्छा हो जाए, लेकिन उनसे बिल्कुल नहीं संभल रहा है एनसीपी, ये समझ में आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे विधायक संपर्क में है शरद पवार के, और शरद पवार ने ये कह दिया है कि उन्हें वापस लेने में कोई आपत्ति नहीं है। वो केवल उन लोगों को नहीं लेंगे जिन्होंने पार्टी में रहते हुए पद का लाभ उठाया और उसके बाद लालच में दूसरी जगह चले गए, या जिन पर कोई ऐसा ईडी या किसी तरह की जांच चल रही है, उनको वो नहीं लेंगे। ये भी साफ संकेत शरद पवार ने दे दिए हैं। शरद पवार का स्टैंड अपनी ओर क्लियर है। अजित पवार के सामने अब बड़ी मुश्किल ये है अमलेंदु जी की विधानसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, और ऐसे में उनकी पार्टी मतलब जो एनसीपी है अजित पवार गुट वाली, उनके ऊपर भी तो ये दबाव होगा। अब टिकटों की मांग जब उठेगी, अलग अलग जगहों से लोग दबाव बनाएंगे कि आप हमको टिकटें दीजिए, और वो बिहार में है मंत्री हैं, तो उनको ये भी रहेगा कि उनको कितना फंड मिलता है अपने क्षेत्रों का विकास करने के लिए, या वो जिन क्षेत्रों में जिन विधानसभा सीटों पर वो पिछड़े हुए हैं वहां पर वो अपनी मजबूती दिखाने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ कर पाएंगे अजित पवार? और अगर उनके विधायक उनके नेता छोड़कर चले जाते हैं शरद पवार के साथ, शरद पवार तो अभी भी काफी मजबूती से खड़े हैं वहां पर, और उनकी एनसीपी ज्यादा मजबूत है अजित पवार की तुलना में। ऐसे में क्या समीकरण बनते दिख रहे हैं दोनों एनसीपी के बीच में और अजित पवार गुट वाली एनसीपी और बीजेपी के बीच में? देखिए सुमित्रा जी, एक तो जो अजित पवार की एनसीपी है उसके संबंध बीजेपी से खराब होना काफ़ी ज़्यादा शुरू हो गए हैं। एक तो पहले बीजेपी के तरफ से आरोप लगाए गए कि अजित पवार की वजह से नुकसान हुआ, और आरएसएस का मुखपत्र ऑर्गेनाइज़र उसमें लेख लिख करके बाकायदा कहा गया कि अजित पवार की वजह से नुकसान हुआ। उधर छगन भुजबल जो हैं एनसीपी के नेता, उन्होंने साफ साफ कहा कि ये जो है बीजेपी की वजह से नुकसान हुआ और 400 पार के नारे की वजह से नुकसान हुआ। अब एक नया बयान जो है अजित पवार का वो और सामने आ गया है, और अजित पवार का कहना ये है कि महाराष्ट्र में मनुस्मृति के लिए कोई जगह नहीं है, और मनुस्मृति किसी भी हाल में उसके कोई भी अंश जो है वो पाठ्य पुस्तकों में शामिल नहीं होने दिए जाएंगे। चर्चा ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो वहाँ शिंदे की सरकार है, मतलब मायावती सरकार है, वो पाठ्य पुस्तकों में मनुस्मृति के कुछ अंश शामिल करना चाहती है। तो इसको लेकर के उन्होंने साफ तौर पे कह दिया अजित पवार ने कि ये हम किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी एक तरीके से अगर बीजेपी ये दोष डालने की कोशिश करती है कि अजित पवार की वजह से हम चुनाव हारे, तो अजित पवार ने एक नया मुद्दा बीजेपी के लिए तैयार कर दिया है कि इस मतलब गले में फांस जो है वो अटका दी अजित पवार ने कि अगर आप हमसे समझौता तोड़ते हैं तो फिर आपको फिर मनुस्मृति के मसले पर हम घेरेंगे। और आपको याद होगा समिता जी, लोकसभा चुनाव के दौरान भी छगन भुजबल का ये बयान था कि ये मनुस्मृति का जो शामिल करने की बात है ये तो 400 पार के नारे से भी ज़्यादा खतरनाक है। तो यानी 400 पार का नारा भी खतरनाक मान लिया था चुनाव के दौरान एनसीपी ने, और चुनाव के बाद जो है अब ये जो चुनौती एक तरीके से अजित पवार ने दे दी है कि मनुस्मृति के अंश जो है वो इसमें शामिल नहीं करनी जाएंगे, और महाराष्ट्र में मनुस्मृति के लिए कोई स्थान नहीं है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है अजित पवार के साथ भी भारतीय जनता पार्टी को लेकर के। दूसरा, जिस तरीके से शिवसेना जो है शिंदे की, उनके लोगों को मंत्री नहीं बनाया गया और एक ही मंत्री बनाया गया, और प्रफुल्ल पटेल को केंद्रीय मंत्री नहीं बनाया गया, उसको लेकर के एकनाथ शिंदे भी अंदर से काफ़ी ज़्यादा नाराज बताए जाते हैं। वो चाहते थे कि उनके बेटे जो हैं वो भी मंत्री बन जाएं और प्रफुल्ल पटेल भी जो है वो केंद्रीय मंत्री बन जाए। इस तरीके की चर्चाएँ हैं। अब वो दोनों मतलब ये प्रफुल्ल पटेल इनके एनसीपी वाले वो नहीं बने हैं, और शिंदे जो चाहते थे उनके
मंत्री बन जाए केंद्र में। तो ये मतलब दोनों तरफ से, दोनों जो सहयोगी दल हैं भारतीय जनता पार्टी के वहाँ, वो आपस में काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से गड़बड़ कर रहे हैं। उधर खबरें ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कोई बैठक हुई, उसमें ये कहा गया कि जो मोदी और अमित शाह हैं, इनकी जो जोड़ी है, इसने जिस तरीके से केंद्रीयकरण किया और ज़्यादा हस्तक्षेप किया राज्य की राजनीति में, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में नुकसान हुआ और विधानसभा चुनाव में इनका हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बातें अब महाराष्ट्र की इकाई भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इस तरीके की खबरें आ रही हैं। तो सर मित्रा जी, यानी कि अब बीजेपी महाराष्ट्र में कई तरफ से उलझी हुई नजर आ रही है। उसके अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं मोदी और शाह के खिलाफ। सहयोगी दल जो हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी की वजह से नुकसान हुआ। एकनाथ शिंदे का बयान हम लोग पहले भी सुनवा चुके हैं कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि इसकी वजह से जो 400 पार का नारा था और विपक्ष ने जो बात कह दी कि संविधान बदलना है, बदला जाएगा 400 पार 400 सीटें आने पर, उसकी वजह से नुकसान हुआ। यानी एक तरीके से एकनाथ शिंदे ने भी सीधे सीधे जिम्मेदार नरेंद्र मोदी को ठहरा दिया था हार के लिए। तो अब वहाँ विधानसभा के चुनाव हैं सरमित्रा जी। एकनाथ शिंदे भी इस बात को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब उद्धव ठाकरे की सगी नहीं हुई, जिनके साथ उसका 28 साल से ज़्यादा का रिश्ता था और जिनके कंधों पर चढ़कर के, जिनके पिता के कंधों पर चढ़कर के भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में सत्ता में पहुंची है, वो जब उनकी सगी नहीं हुई तो उन एकनाथ शिंदे की सगी कैसी हो जाएगी, जिन एकनाथ शिंदे के ऊपर बीजेपी के एहसान है कि वो मुख्यमंत्री बने हैं बीजेपी के समर्थन से। तो शिंदे भी इस बात को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि जब तक उनकी उपयोगिता है बीजेपी के लिए, तब तक उस साथ में, उसके बाद फिर इनको भी दूध में से मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया जाएगा। ये वो अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। और ये देखा हम लोगों ने सरमित्रा जी कि किस तरीके से टिकट बंटवारे को लेकर के उनमें कि आप बीच में आपस में झगड़ा चलता रहा एकनाथ शिंदे के साथ में, और ये सारी चीज़ें अभी भी सब सामने आ रही हैं। तो एकनाथ शिंदे इस बात को समझते हैं कि वो घर के रहेंगे ना घाट के, और उनके सारे विधायक जो हैं वो भी भाग जाएंगे उद्धव ठाकरे के साथ। वहाँ भी सरमित्रा जी शिवसेना एकनाथ शिंदे के जो विधायक हैं वो सारे जो हैं वो, और उनके सांसद जो हैं वो सब बताए जाते हैं कि उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं, और वो सब असली शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की है उसके टिकट पे ही चुनाव लड़ने की बातें कर रहे हैं। तो यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसान है। एक उधर ये बातें भी चल रही थी बीजेपी के अंदर कि इनसे जो है समझौता करके ना लड़ा जाए, लेकिन अगर इनसे समझौता करके ना लड़ा जाए अजीत पवार और इनके साथ में, एकनाथ शिंदे के साथ में, तो ये फिर इनके पुराने दल इनको नहीं लेंगे, तो फिर ये अलग से चुनाव लेंगे, तो ये अलग से चुनाव लेंगे, तो फिर ये भी बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे। यानी भारतीय जनता पार्टी की गले में एक तरीके से हड्डी ये अटकी हुई है कि इनके साथ मिलकर के जाते हैं चुनाव में तो नुकसान होता है, मिलकर के नहीं जाते हैं तो ये नुकसान पहुंचाएंगे। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में नुकसान की स्थिति दिखाई पड़ रही है। तो जो एनडीए में दरार है समिता जी, ये बिहार से लेकर के महाराष्ट्र तक ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है, और इसका असर जो है वो सीधे सीधे दिल्ली में, यानी कि केंद्रीय में इसका असर पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दिल्ली की सरकार जो है, मोदी जी की सरकार, महाराष्ट्र की राजनीति की वजह से डगमगाती हुई, गड़बड़ाती हुई दिखाई पड़ेगी। अब ये कितना असर पड़ेगा केंद्र में आकर के, ये सारी चीज़ें अभी हो जाएंगी कि चुनाव के बाद होंगी, ये अभी से नहीं कहा जा सकता। लेकिन लगता ये है कि चुनाव के बाद, मतलब विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की हार होती है जब महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में समिता जी, इसका असर सीधा सीधा दिल्ली पे पड़ेगा, और नीतीश कुमार भी फिर चौड़े होकर के फिर ये दबाव बनाएंगे कि अब आपको हमारी शर्तें माननी ही पड़ेंगी, और आपको अभी जो है वो चुनाव करवाना है, और हमको ज़्यादा हिस्सा चुनाव में देना है, नहीं देना है तो फिर हम दूसरी तरफ जाना है। चूँकि नीतीश कुमार भी इस बात को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं समिता जी कि नीतीश कुमार को तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने से फ़ायदा नहीं हुआ बल्कि नुकसान ही हुआ। लेकिन नीतीश कुमार अगर राष्ट्रीय जनता दल के साथ होते तो फायदा नीतीश कुमार को भी होता और इंडिया गठबंधन को भी होता और राष्ट्रीय जनता दल को भी होता। ये बात वो अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। तो नीतीश कुमार तो अपनी स्थिति मजबूत मान करके चल रहे हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी साथ रहे उनके चाहे ना रहे। लेकिन बीजेपी को ये 100 दफ़ा सोचना है कि वो नीतीश कुमार के साथ कहाँ तक चले और किस तरीके से उनके दबाव को बर्दाश्त करे। अगर भारतीय जनता पार्टी के दिल में कुछ ये इस तरीके की कोई योजना चल रही है कि साहब कोई ऑपरेशन लोटस चला करके नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ देंगे या टीडीपी को तोड़ देंगे, तो ये चीज़ें अब उस तरीके से संभव नहीं है, चूँकि विपक्ष बहुत तगड़ा है और ये लोग भी सब समझ रहे हैं कि आप तोड़ किस तरीके से देंगे, क्योंकि फिर आगे जा करके विधानसभा के चुनाव में उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होना है
इनको जा करके। तो ये सारी परिस्थितियां बीजेपी के खिलाफ जाती दिखाई पड़ रही हैं। तो इसलिए जो एनडीए में दरार समझी जा सकती है सर मित्रा जी, वो निश्चित तौर पर सतह पर दिखाई पड़ रही है। और अंदर भारतीय जनता पार्टी के सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। भले ही आज राष्ट्रपति जो हैं द्रौपदी मुर्मू वो कह रही हों कि स्पष्ट बहुमत की और इस मजबूत सरकार भले ही बता रही हों, लेकिन मोदी जी का दिल जानता है कि ये कितनी कमज़ोर सरकार है और स्पष्ट बहुमत की सरकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें मिली हैं, 56 इंच की छाती और एक अकेले सब पे भारी अब मोदी जी नहीं हैं। ये मोदी जी अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में कुछ भी कहा जा सकता है, वो राष्ट्रपति से कहलवाया गया है, चूँकि वो सरकार लिख करके देती है, उन्होंने अपना अभिभाषण दिया है। लेकिन मोदी जी का दिल जानता है कि वो किस तरीके से इस सरकार को चला रहे हैं और किन दबावों के साथ उनको ये सरकार चलानी है। सर मित्रा जी जी बिल्कुल, राष्ट्रपति के अभिभाषण का आपने जिक्र किया अमलेंदु जी, और मेरा ख्याल है हमारे पास वो हिस्सा है राष्ट्रपति के अभिभाषण का, उसको हम सुन लेते हैं जो राष्ट्रपति ने कहा है कि किस तरह की ये सरकार है। एक बार हम उस बयान को सुन लेते हैं, उनके भाषण का ये हिस्सा। मेरा ख्याल है तो ये थे अश्विनी चौबे। हम सुनाना चाह रहे थे राष्ट्रपति के अभिभाषण का, लेकिन बहरहाल दर्शकों को हमें बता दें कि ये थे अश्विनी चौबे जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं और जिनके हमने अभी चर्चा की थी। आप लोगों ने उसको सुना कि किस तरह से वो ये बोल रहे हैं कि आयातित माल नहीं चलेगा। उसके बाद वो ये भी बोल रहे हैं कि बीजेपी को नेतृत्व करना होगा, वो अपने दम पर चुनाव लड़े, जीते और अपने सहयोगियों को साथ ले। यहाँ पर जो डॉक्टर संजय पासवान ने बात बोली उससे बिल्कुल अलग बात ये बोल रहे हैं। संजय पासवान ने ये कहा कि नीतीश कुमार के बिना हम जीरो थे, और यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि हम ठीक है, हम जीत जाएंगे, फिर हम आपको भी साथ लेकर चलेंगे। यानी ये अभी से एक अकड़ ये बता रहे हैं कि हम ही भारी हैं, हम ही बड़े भाई हैं और हम नीतीश कुमार, मेरा ख्याल है, ऐसा उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है वो पहले भी हमारे साथ थे, अभी भी और आगे भी रहेंगे। अब वो किस तरह से रहेंगे नीतीश कुमार को ये तय करना है। इस बयान को सुनने के बाद नीतीश कुमार की क्या प्रतिक्रिया। बने रहिए, परिचर्चा अभी जारी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस चर्चा आती है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अमलेंदु जी यहाँ पर अश्विनी चौबे की बात को ही उस पर थोड़ी और चर्चा करना चाहती हूँ। जो बात उन्होंने कही, एक तो आयातित माल वाली और दूसरी उन्होंने जो विचारधारा की बात कही, और दूसरी हमने ये देखा कि बीजेपी ने चाहे महाराष्ट्र में चाहे यहाँ बिहार में जो उसका ये जो गठबंधन है, ये जो गठजोड़ है, ये केवल सत्ता के लिए किया गया, इसका वैचारिकी से कोई लेना देना नहीं है। मतलब जो बीजेपी की विचारधारा है, जिस बात पर अगर अजित पवार ये कह रहे हैं कि मनुस्मृति के लिए कोई स्थान नहीं है, छगन भुजबल इस पर विरोध जता चुके हैं। उधर जो उद्धव ठाकरे भी जो पहले थे बीजेपी के साथ, लेकिन वो अभी भी ये बोल रहे हैं कि उनका हिंदुत्व और बीजेपी वाला जो अभी का हिंदुत्व है वो दोनों बहुत अलग है। वो हिंदुत्व के मुद्दे पर वहां पर शिवसेना भी उनके साथ वैसे नहीं है जैसे पहले हुआ करती थी। और वहीं बिहार में नीतीश कुमार को तो मतलब वो आरजेडी के साथ आने का कारण ही ये था, जातिगत जनगणना की बात थी, बिहार को विशेष राज्य की बात थी, और जिसमें दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक इन सब के लिए जगहों का मतलब मसला था। लेकिन बीजेपी के लिए तो ये एकदम अलग ही चीजें हैं। मतलब बीजेपी ने तो इनको केवल सत्ता के लिए इस्तेमाल किया और इन मुद्दों को सत्ता के लिए इस्तेमाल किया, इन वर्गों को सत्ता के लिए इस्तेमाल किया, और अब नीतीश कुमार का इस्तेमाल भी वो सत्ता के लिए ही कर रही है। तो जहां एक दूरदर्शी राजनीति नहीं दिखाई दे रही है बीजेपी की, उसने सत्ता के लिए एक जो फौरी तौर पर जो गठबंधन कर लिया, अब जो माहौल सामने आ रहा है, और जब नीतीश कुमार चुनाव में जाएंगे अगले साल जब वो जाएंगे, या महाराष्ट्र में अब जो चुनाव होंगे, तो अजित पवार वहां पर एकनाथ शिंदे किस तरह से खड़े होंगे जनता के बीच, किन मुद्दों के साथ, किन विचारों के साथ, किन विचारधारा के साथ, और यहाँ पर बिहार में नीतीश कुमार किस तरह से अल्पसंख्यकों, दलितों, पिछड़ों की राजनीति को किनारे करके बीजेपी के हिंदुत्व को धार देते हुए दिखेंगे। जबकि संजय पासवान ने बोल दिया कि धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं चला है। क्या करेगी बीजेपी और क्या करेंगे नीतीश कुमार और क्या करेंगे अजित पवार? अमलेंदु जी देखिए समिता जी, जहाँ तक नीतीश कुमार का सवाल है तो उनके एक और जो सांसद हैं वो देवेश चंद्र ठाकुर जो है वो तो कह चुकी है मुसलमानों का और यादवों का काम वो नहीं करेंगे। तो यानी भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उससे अब नीतीश कुमार को कोई परेशानी नहीं है। या तो इसको इस तरीके से समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार उसी विचारधारा के साथ मिलकर के काम करेंगे। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है समिता जी, तो इनको सत्ता चाहिए, इनको किसी सिद्धांत विद्धांत से कोई लेना देना नहीं है। ये जो है वो सिद्धांत जो है वो सब अपने बातों के लिए होते हैं। अब आप बताइए कि महाराष्ट्र, वहाँ आंध्र प्रदेश में आप चंद्रबाबू नायडू के साथ, उनकी पार्टी के साथ वहाँ की सरकार में शामिल है भारतीय जनता पार्टी। वो कह रहे हैं वहाँ मुसलमानों को आरक्षण देंगे। पूरे चुनाव में मोदी जी मुसलमानों के खिलाफ लाठी भांजते फिर रहे थे।
आरक्षण को लेकर के ही गारंटी देते फिर रहे थे। तो मोदी जी अपनी गारंटी की रक्षा करें पहले आंध्र प्रदेश में जाकर के, चूँकि कहा था मोदी ने जब तक नरेंद्र मोदी जिंदा है तब तक जो है कोई आरक्षण छीन नहीं सकता, तो अब वहाँ तो छीना जा रहा है आंध्र प्रदेश में। मोदी जी करें वहाँ जाकर के रक्षा, तो क्यों नहीं करते मोदी जी जाकर के रक्षा। इसी तरीके से नीतीश कुमार जातिगत जनगणना का, जब राहुल गांधी ने कहा कि हमारे दबाव में इन्होंने जातिगत जनगणना कराई, तो नीतीश कुमार ने कहा कि जातिगत जनगणना हमने करवाई थी। तो आपने अगर जातिगत जनगणना करवाई थी तो अब जो हाई कोर्ट का आदेश आ गया है उसके खिलाफ जाइए सुप्रीम कोर्ट। अभी तक क्यों नहीं गए आप सुप्रीम कोर्ट? भाई सरकार में अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी शामिल है तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे उसके खिलाफ जा करके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती। और ये दबाव अगर चले जाएंगे आप तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दबाव होगा कि अब आप केंद्र में जाति की जनगणना कराइए। आपने कराया नहीं है, जनगणना नहीं कराई है तो जनगणना भी कराइए, उसमें जाति की जनगणना भी हो, ये उसके ऊपर दबाव होगा। तो कुल मिला के सर मित्रा जी बात यही है कि जो इनके लिए कोई सिद्धांत और कोई कुछ नहीं है। अब नीतीश कुमार वैसे तो डॉक्टर लोहिया के चेले हैं, जेपी के चेले हैं, सारी बातें बताते हैं कि समाजवादी हैं, लेकिन लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ आप सरकार में हैं। आप ये भी बताएंगे कि साहब हमने अपने राज्य का जो है वो सांप्रदायिक सौहार्द नहीं खराब होने दिया, लेकिन भाई आपने अपने राज्य का नहीं खराब होने दिया। आपके सहयोग से जो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में आकर के केंद्र में विराजमान है, ये जो संविधान बदलने की कोशिशें कर रही है, ये जिस तरीके से दलितों, अल्पसंख्यकों और पिछड़ों के ऊपर अत्याचार कर रही है, उसके दोषी तो आप भी हैं ना, क्योंकि आपके समर्थन से ये सरकार चल रही है और पहले भी आपके समर्थन से ये सरकार चली है। तो जो भारतीय जनता पार्टी के दोष हैं या जो उसके कुकर्म में भारतीय जनता पार्टी के, उसमें आप भी बराबर के शरीक हैं। आप इससे दोष मुक्ति आपकी नहीं हो जाएगी कि साहब आपने अपने यहाँ दंगे नहीं होने दिए या आपने अपने यहाँ जो है वो सांप्रदायिक सौहार्द नहीं खराब होने दिया। इससे काम चलने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज अगर केंद्र में मौजूद है, दिल्ली में मौजूद है, और अगर कोई वो संविधान के खिलाफ जाकर के निर्णय लेती है, सांप्रदायिक सद्भाव को खराब करने की कोशिशें करती है, जनता को, समाज को, देश को बांटने की कोई कोशिश करती है, तो भारतीय जनता पार्टी के सारे पाप में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार बराबर के शरीक होंगे। आप ये कहकर के नहीं बच सकते कि हमने अपने राज्य में सब ठीक रहने दिया। आपने अपने राज्य में ठीक रहने दिया, मगर आपने देश के साथ जो है वो एक तरीके से आपने अच्छा नहीं किया। तो भारतीय जनता पार्टी के सारे पापों के बराबर के भागीदार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू होंगे सर मित्रा जी। तो ये कुल मिलाकर ये चीज़ें, लेकिन जो अश्विनी चौबे जिस तरीके से बातें कर रहे हैं वो सीधे सीधे नरेंद्र मोदी को या तो चेतावनी दे रहे हैं कि भाई आप नीतीश कुमार के साथ आगे मत बढ़िए, और अगर आप आगे बढ़ते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी के तौर पर रहेगी। या ये भी हो सकता है सर मित्रा जी, अमित शाह की तरफ से कहलवाया जा रहा हो या मोदी जी की तरफ से कहलवाया जा रहा हो अश्विनी चौबे से कि नीतीश कुमार को थोड़ा दबाव में लिया जाए कि हमारी पार्टी जो इस तरीके से कह रही है ये है, तो नीतीश कुमार थोड़े दबाव में आए। इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स भी भारतीय जनता पार्टी की हो सकती है। लेकिन अगर ये प्रेशर पॉलिटिक्स भी है सर मित्रा जी, तो ये एनडीए में दरार को तो साबित कर ही रही है। और जाहिर सी बात है कि अगर बिहार में एनडीए में दरार पड़ती है, महाराष्ट्र में एनडीए में दरार पड़ती है, तो उसका प्रभाव सीधे सीधे दिल्ली में जो एनडीए है, यानी मोदी जी की जो सरकार है, एनडीए सरकार है, इसके ऊपर भी वो उसका प्रभाव पड़ेगा और वहाँ भी दरार साफ तौर पे दिखाई पड़ेगी। जी बिल्कुल, और दरार जो है दिखाई देनी शुरू हो गई है। और ये बात बिल्कुल सही है कि अगर नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू अगर इन दोनों का साथ नहीं मिलता तो आज संसद का नजारा कुछ और होता, राष्ट्रपति का अभिभाषण कुछ और तरह का होता। ओम बिरला ने कल जिस तरीके से पहले दिन सदन को चलाया है बतौर स्पीकर, वो नजारा कुछ और होता। ये तमाम चीजें बहुत बदली हुई होती अगर नीतीश कुमार एन मौके पर इंडिया गठबंधन को दगा नहीं देते या पलटी नहीं मारते। लेकिन उनकी आदत जो है पलटी मारने की, वो शायद बरकरार है, और आने वाले वक्त में हम शायद फिर बिहार में उनको पलटी मारते हुए देखें। और बिहार में अगर नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो जाते हैं या अजित पवार अभी अगले चुनाव के पहले छोड़ देते हैं महाराष्ट्र में महायुति सरकार को, तो फिर क्या समीकरण बनेंगे और किस तरह महाराष्ट्र में और बिहार में जो दरार पड़ रही है उसका असर यूपी पे कितना पड़ेगा, उसका असर हरियाणा में कितना पड़ेगा और उसका असर दिल्ली में कितना पड़ेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। अमरेंद्र जी, आज इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमसे जुड़े, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जिन्होंने। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।